हाय। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में नफरत भरे भाषणों, मनगढ़ंत कहानियों, बेबुनियाद मुद्दों पर चर्चा, विज्ञापनों में सरकार के प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत को नजरअंदाज करना, इन सब पर आखिर इतनी जोर क्यों है? चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं को नफरत भरे भाषण या संदेश का सहारा आखिर क्यों लेना पड़ता है? क्या हमारे पास अपनी सामाजिक या धार्मिक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए नफरत भरे भाषण के अलावा कोई और विकल्प नहीं बची है? हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज की गई है जिसमें राजनीतिक नेताओं के कुछ समूहों ने अपने विरोधियों या जिन्हें वे अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं उनके खिलाफ जहरीले भाषण देकर यह साबित कर दिया कि हमारा समाज अभी भी नफरत भरे संदेश को स्वीकार करता है और वे फिर अपने दैनिक जीवन में भी मान्यता देता है। लेकिन वे गरीब समुदायों को निशाना बनाकर या उनके खिलाफ लगातार नफरत भरा माहौल बनाकर या भाषण देकर क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को हास्य के समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण का सहारा आखिर क्यों लेना पड़ता है? वे नफरत का ऐसा माहौल बना इसलिए पाते हैं क्योंकि पिछड़े वर्गों की राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर बहुत कम उपस्थिति है या अंतर्राष्ट्रीय सरकार, संगठनों और मीडिया तक उनकी पहुंच नहीं है, या फिर वे भारतीय नेता इस तरह के नफरत भरे संदेश इसलिए देते हैं ताकि वे भारत के बहुसंख्यक समुदाय से राजनीतिक समर्थन मिल सके और सत्ता में हमारी मौजूदगी बरकरार रहे। और इन प्रतिनिधियों को इससे ज्यादा किसी बात की परवाह कतई नहीं। यहाँ कई राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये सभी लोग चुनाव में हमें ही वोट देंगे क्योंकि ये समाज नफरत को स्वीकार करता है। ऐसे में हम इस समुदाय के बीच नफरत फैलाकर विज्ञापनों में सरकार के कामकाज को बढ़ा चढ़ाकर बताकर या बेतुके वादे करके चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नफरत को स्वीकार करने वाले लोग कहीं न कहीं आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, इसलिए उन्हें इसकी कतई परवाह नहीं होती। गरीब देशों में गरीब समाज आज भी राजनीतिक दलों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, बल्कि उनमें से कुछ लोग चुनाव के समय उन्हीं पार्टियों को वोट देते हैं जिन्हें उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देनी चाहिए। और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो कई सालों से चला आ रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि उन्हें लगातार उस राजनीतिक पार्टी के लिए समर्थन हासिल करने के लिए कई अन्य प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां और झूठी खबरें दिखाई जाती है, जिसके कारण गरीब समाज कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर जाता है और उसका खामियाजा सभी को भुगतनी पड़ती है। कई बार हमारी सरकार, सरकारी संस्थाओं या पुलिस व्यवस्थाओं पर इतनी बड़ा दबाव बना रहता है कि इस तरह के हेट स्पीच की जांच करना काफी मुश्किल हो जाती है। फिर इन सभी मुद्दों पर खूब हंगामा होना लाजमी हो और बाद में न्यायालय के दखल के बाद कार्रवाई की बात की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर हो रही घटनाओं पर हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट की जरूरत कतई नहीं। आप भारत के मुख्य धारा के न्यूज चैनलों पर लोगों को आपस के मुद्दे या घटनाओं पर चर्चा करते हुए देख सकते हैं। सूचनाओं के युग में बकवास मुद्दों पर चर्चा करना और आम लोगों द्वारा इसे सूचना या समाचार के रूप में देखना, मुझे लगता है कि लोगों को किसी भी तरह की महत्वपूर्ण घटनाओं से अनजान रखा जा रहा है। लेकिन इन सभी बातों का लोगों पर कतई असर नहीं होती क्योंकि वे आर्थिक रूप से संपन्न और अनजान भी होते हैं। जो संपन्न नहीं है उन्हें समय के साथ गलत सूचनाओं के दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज के दौर में सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फर्जी खबरों, नफरत भरे भाषण या संदेश आम जनता तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और फिर समाज के कई लोग ऐसी बेबुनियाद मुद्दों पर घंटों चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि ऐसे मुद्दे राजनीतिक दलों के चुनाव के दौरान काफी मदद करते हैं। कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर इस तरह के नफरत भरे भाषणों पर चर्चा की जा चुकी है कि लोगों के बीच आपसी रंजिश को कैसे कम किया जाए, क्योंकि नफरत भरे भाषणों को आप कभी भी जड़ से नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि जब तक समाज में नफरत की राजनीतिक और उसकी मान्यता बनी रहेगी तब तक हम सभी इसके दुष्परिणामों को लेकर चिंतित बने रहेंगे और ज्यादातर इस बात के नफरत भरे संदेश तब तक दिए जाते रहेंगे जब किस तरीके का कोई त्यौहार हो या चुनाव हो। राजनीतिक दलों चुनाव से ठीक पहले एक घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसमें वे साफ तौर पर बताते हैं कि अगर जनता
हमें भारी बहुमत से चुनाव जितवाती है तो हम अपने 5 साल के कार्यकाल में उन सभी चीजों को पूरा करने की कोशिश करेंगे या उन्हें लागू करेंगे। लेकिन अगर गौर से देखें तो बहुत कम ही राजनीतिक दल हैं जो चुनाव के बाद इस तरह के घोषणा पत्र को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह से कानूनी रूप से वैध नहीं होते, जिसका फायदा ये राजनीतिक दल कई दशकों से उठाते आ रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों के इस घोषणा पत्र को कानूनी तौर पर वैध माना जाना चाहिए और सरकार के आखिरी दौर में घोषणा पत्र से जुड़ी जानकारियों पूरी तरह से स्वतंत्र जांच की जरूरत है, ताकि बेतुके वादे को जो 5 साल में कभी पूरे नहीं किए जा सकते हैं उसे बचा जा सके। हाल ही में बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार के बीच बैठक हुई। दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें भारत ने कहा कि हिंदू समाज या अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों की जांच की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित की जानी चाहिए कि उनकी सुरक्षा से भी किसी भी तरह से समझौता ना हो। खैर, इन सभी सवालों के साथ हम आपको छोड़ जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करना जरूरी है जिसने दुनिया के कई देशों में हलचल सी मचा दी है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका साफ मतलब है कि जितनी तारीफ आप हमारे देश के सामानों पर लगाएंगे उतनी ही तारीफ हम आपके सामानों पर लगाएंगे, लेकिन ये तारीफ अलग अलग देशों के लिए अलग अलग तरीके से लगाए गए हैं। वहीं अगर भारत को देखें तो ये तारीफ 26% लगाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियों में अनिश्चितता बनी हुई है। कई देशों ने इस तरह के बदलाव के लिए अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। हम इस तरह पर किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वे बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति किस देश पर कितना प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस तारीफ से कई देशों का फायदा भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे देश इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर इस मामले पर अपनी प्रतिबद्धता को कैसे पूरा करते हैं। इस टैरिफ दर पे रूस उत्तर कोरिया को हाल ही में लागू टैरिफ दर से बाहर रखा गया। जब यह सवाल सरकार से पूछा गया तो वह साफ तौर पे कहा कि इन दोनों देशों पर पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और रूस के साथ पहले से ही बहुत कम व्यापारिक समझदारी है। कनाडा और मैक्सिको पहले से पिछले टैरिफ घोषणा में शामिल थे, इसलिए उन देशों को इन नए टैरिफ में शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में मौजूद एक रोज गार्डन में दुनिया भर के मीडिया भागीदारियों को अपनी पूरी टैरिफ सूची के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि 2 अप्रैल 2025 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जा सकता है और यह एक अच्छा मौका है अमेरिका को फिर से अमीर बनने का। मेरा मानना है कि यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक मुद्दा या केवल मौज मस्ती का विषय नहीं हो सकता, अन्यथा इस तरह की प्रोटेक्शनिज्म शॉर्ट टर्म के लिए सभी हितधारकों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह हमें देखना होगा कि इन नीतियों को कितना प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और साथ ही देशों के बायलैटरल मीटिंग कितनी प्रभावी ढंग से होने जा रही है, ताकि इन नीतियों के प्रभाव की उनकी मान्यता के अनुसार कम किया जा सके। बहुत से लोग इस नीति का मजाक उड़ाते मिल जाते हैं और बहुत से लोग अपनी राय देते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म से महंगाई बढ़ेगी और यह महंगाई समाज में अशांति भी ला सकती है और बहुत कुछ। ऐसी नीतियों का विरोध करने वाले नीति निर्माता के देश खुद को प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज का सहारा आखिर क्यों ले रहे हैं?